नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटर परियोजनाओं का विरोध कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने प्रदेश में प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों बिजली मीटर परियोजनाओं को लागू करने का फैसला किया है। गुरुवार को राज्य के मुख्य सचिव रमेश नेगी ने ईटानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लोगों की परेशानी को समझते हुए कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है। इसके तहत अब लोगों को प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर लेने का विकल्प दिया जाएगा। नेगी ने कहा कि राज्य और समाज के विकास के लिए सुधार जरूरी होते हैं, लेकिन कई संगठन नई तकनीक के खिलाफ है। नेगी ने जानकारी दी कि अब तक 1600 से ज्यादा प्रीपेड बिजली मीटर सरकारी संस्थानों और आवासीय क्वार्टरों में लगाए जा चुके हैं। वहीं हाइड्रो पावर विभाग के प्रमुख सचिव दमांद्रा शर्मा ने कहा कि प्रीपेड बिजली मीटर लोगों के लिए पूरी तरह से अनुकूल और किफायती है, इसलिए इस परियोजना के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। वहीं उन्होंने प्रदेश में छात्रों और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मुफ्त एलईडी बल्ब की सेवा देने की बात भी कही। This was a commitment with Government of India because when we get lot of schemes, reforms are a fundamental requirement there. And then there was a discussion in the assembly. There also it was committed. So all what we are doing is reforms is as per our commitments to Government of India, which are happening all over the country. The apprehensions of public, apprehensions raised by some of the associations are not being negated. We are not saying your apprehensions are wrong. Maybe we have to learn more, know each other more, make it more open, people understand it, and gradually we accept the reform. There was a cabinet meeting yesterday. We had a long debate on this with an open mind. Maybe many times people think that government is very adamant. It is not. We discussed with an open mind. We also thought of, as I said, a learning process. If citizens want some time, cabinet considered it. Okay, yes, okay, maybe some time is required. Suppose they want some options, maybe some options could be considered. And we could also think that what could be a positive, proactive way of reducing power consumption for the poor sections of society. We need efficiency. We also need justice. We also need a very special care for those who are poor. We are confident of the product that we are coming with. We are confident that if public understands and everybody understands, there ought not to be a reason to disown it. Having said that, just to get to the basics, then we come to the question कि supposing आप इसमें कहते हैं, जो अगर protest का correct मैं समझूं कि अगर metering सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि everybody is an honest taxpayer and honest citizen who wants to pay. जो आप use करोगे आप pay करना चाहते हो. You don't want to be on the wrong side of thing. Then you can say कि साहब prepaid और postpaid methods में कोई method पूरा अच्छा नहीं होता, कोई method पूरा खराब नहीं होता. सब में comparative advantage disadvantage package आएगा. You can have two groups of people. हम 5 लोग डिसाइड कर सकते हैं कि साहब अगर आप प्रीपेड सिस्टम लेके चलो या पोस्टपेड सिस्टम लेके, मशीन तो लगेगी. अब बिलिंग साइकिल की बात है तो उसके ये एडवांटेज है, उसके ये एडवांटेज नहीं है, तो उसका कोई देयर आर नो राइट आंसर्स. एट द एंड ऑफ द डे लुक एट द पैकेज, यू लुक एट द टोटलिटी और व्हाट यू गेन, व्हाट यू लूज एंड यू पे. सो द डिपार्टमेंट्स आर्ग्यूमेंट वाज कि जब हम जा ही रहे हैं तो इफ यू टेक अ वाइडर कमर्शियल लॉजिक एज टू व्हाट आर द एफिशिएंसीज यू कैन गेन, जो कि आप वापस ट्रांसफर कर सकते हो. तो एक है कि अगर आज आपके पास एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इतनी है और मान लो ईटानगर या पूरे अरुणाचल में टोटल 1 लाख मीटर लगना है, आज आपके पास 10,000 मीटिंग हुई है, 90,000 मीटर लगा, तो इसमें क्या होगा अगर आप पोस्ट पेड लेके चलते हो तो नंबर ऑफ लाइनमैन, मीटर रीडर, द स्टाफ दैट इज रिक्वायर्ड नाउ टू सेट अप द होल प्रोसेस विल गो अप ड्रामेटिकली. एंड दैट्स व्हाई मेघालय एंड सम ऑफ द स्टेट जो लेट आए हैं इस रिफॉर्म के अंदर, दे सेड फ्रॉम डे वन लेट्स लुक एट अ मेथड जिसमें सिटीजन गेट्स एम्पावर्ड. वंस यू से कि भाई मीटर ठीक है, मीटर में खोट नहीं, तो आपको सामने दिख रहा है कितना कंज्यूम करोगे. मेकआउट में 3 लाइट बंद कर दूंगा तो मीटर कम चल रहा है, खुद आप बिल कर रहे हो, तो इट बिकम्स ए सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोसेस. और हमें क्या फायदा हुआ, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दैट नीडेड टू देन मेंटेन द सिस्टम गोज डाउन. भाई आखिर में तनख्वाह भी तो आप सबके उससे आएगी ना, इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द थिंग्स. सो द डिपार्टमेंट टुक एक व्यू कि साहब 2 टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है आज, एंड सिंस वी आर अ लेट स्टार्टर कंपेरेटिवली when he looks at the pros and cons, और ये कोई नहीं कह रहा कि प्रीपेड मीटर में एज अ स्कीम कुछ कमियां नहीं होंगी, दे कुड बी. सो ऑल स्कीम्स कम विद सो ओवरऑल एक रफ रेडी असेसमेंट हमेशा होता है. यू टेक अ कॉल कि दिस इज द मेथड वी विल फॉलो.
So the department bona fidely went for the method. त्रिपुरा विधानसभा में शुक्रवार से शुरू हुए बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र की शुरुआत में राज्यपाल पीपी आचार्य द्वारा पूरा अभिभाषण न पढ़ने से नाराज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता वेल में पहुंच गए और राज्यपाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल गवर्नर पीबी आचार्य ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए पूरा अभिभाषण पढ़े बिना ही खत्म कर दिया था, लेकिन ये बात विपक्ष को रास नहीं आई। विपक्ष का आरोप है कि अभिभाषण में एनडीए सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते राज्यपाल अभिभाषण को पढ़ने में हिचकिचा रहे थे। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। शून्यकाल में कांग्रेस नेता सुदीप रॉय बर्मन ने सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की मांग की थी, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। इससे बौखलाई कांग्रेस ने सदन का वॉकआउट करते हुए स्पीकर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में पूर्वोत्तर के लोगों को प्रवासी कहने का विरोध तेज हो गया है। अगरतला में गुरुवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की मांग है कि पीएम पूर्वोत्तर के लोगों से माफी मांगे। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता बसाना देवनाथ ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए केंद्र सरकार अपनी मानसिकता को बदले। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार को जारी भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों के लिए प्रवासी लिखे जाने से विवाद खड़ा हो गया था। राज्य नॉर्थ ईस्टार्न রিজনে প্রতিটি রাজ্যে সারা ভারতবর্ষে এই অভিবাসী বলার জন্য আজকে দেশ উত্তাল হয়েছে। মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে মোদি বাবুর দ্বারা এই দেশ চলবে না। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में री इमेजिनिंग इंडियाज नॉर्थ ईस्ट पर चल रही कॉन्फ्रेंस का शुक्रवार को समापन हो गया। 3 दिन तक चली इस कॉन्फ्रेंस को जामिया मिलिया इस्लामिया के नॉर्थ ईस्ट स्टडीज और पॉलिसी रिसर्च विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन प्रोफेसर महेश रंगराजन, संजय हजारिका, रामचंद्र गुहा, इम्तियाज अहमद और एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय से प्रोफेसर विलेम वान शेंडेल मौजूद थे। शुक्रवार को 2 घंटे तक चली कॉन्फ्रेंस में पूर्वोत्तर राज्यों के कई पहलुओं पर चर्चा की गई और कई अलग अलग नजरिए से नॉर्थ ईस्ट को समझने का प्रयास किया गया, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, परंपरा, जाति, उग्रवाद, इतिहास और राजनीति। प्रोफेसर गुहा ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर चर्चा की। वहीं प्रोफेसर विलम ने नॉर्थ ईस्ट के बेहतर बुनियादी ढांचे पर बल देते हुए कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्हें नॉर्थ ईस्ट को करीब से जानने का मौका मिला है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट स्टडीज और पॉलिसी रिसर्च विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर हजारिका ने नॉर्थ ईस्ट पर रिसर्च कर रहे शोधकर्ताओं के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस को काफी महत्वपूर्ण बताया। I think another thing that has emerged, many of the work that has been presented is not just theoretical, but it's based, rooted in reality, in the realities that many of the scholars themselves come from or live in. So that I think is very important, and they are working about the things that concern them and not something which is related just to a classroom project. We are trying to develop a paper which can be taught in central universities. This is our own initiative in the center, and a lot of historians from the region are involved in that. So these are some of the ways in the continuing work we do on discrimination, issues of in the metros with women and so on. These are some of the areas I think that we will continue to work on, so that there is a sustained impact both at the policy level as well as at the research level, because research must inform policy. Research must be informed by conditions in the field. It can't be, a theoretical take on things. What I worry about more generally is, there's been a history of conflict and misunderstanding in the rest of India and the Northeast, partly caused by government policy, partly caused by historical factors. And I worry when looking to the future, as people of different states, different regions seek to understand one another, I worry that the enormous hunger for natural resources of the growing industrial economy of the Indian mainland is going to place unbearable pressure on the resources and people of the region. I think, the craze for dam building in Arunachal, the unregulated mining in Meghalaya and Assam and other states, and these are things that I personally, as a scholar of the environment, the process of development, worry about. This is regardless of political parties, who's in power, who's not in power. There's a tendency among them to treat
central India and the northeast simply is a resource catchment which will provide the forest produce, mineral resources and hydroelectric power for the rest of India, leaving these regions impoverished and conflicted. First of all, this was a great opportunity to learn a lot about the Northeast because a lot of new research is going on, and this all came together here. So we had very interesting discussions about the developments in that region, about the Second World War. One of the things that was being said is that the Second World War had a very different impact on the Northeast from the rest of India, in that people encountered Japanese troops, Allied troops that they've never seen before. The infrastructure was improved with airfields and roads and so on. So both culturally and economically this was very important, and this is sometimes not realized in the rest of India when they talk about developments in the Northeast since the Second World War. अरुणाचल प्रदेश में साल 2007 में शुरू किया गया निर्मल भारत अभियान आज पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। निर्मल भारत अभियान को गांव-गांव तक शुद्ध पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन ये कारगर साबित नहीं हो सका। इस अभियान के तहत नामसाई जिले के लिकांग गांव में 8 आयरन रिमूवल प्लांट लगाए गए थे, जिसका उद्देश्य लोगों को आयरन मुक्त पानी उपलब्ध करवाना था। लेकिन कुछ महीने बाद ही ये प्लांट ठप पड़ गए, जिसके कारण लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। आयरन रिमूवल प्लांट की इस विफलता के बारे में जब नामसाई जिले के पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ER तायुम तोक से पूछा गया तो उन्होंने गांव वालों के सिर पर ही इसका ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये गांव वालों की जिम्मेदारी थी कि वो प्लांट की देखरेख करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्लांट्स के निर्माण कार्य के लिए अगर राज्य सरकार फंड मुहैया करवाती है तो वो दावा करते हैं कि गाँव में स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा होगी। As the plant is not a failure, the failure lies with the people who use it. ये है, that's one. इसका रिमीडियल ये है कि आजकल जो गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं कि नहीं, we want to supply running water, I mean piped water. तो उसके लिए हमको ओवरहेड टैंक्स बनाना पड़ेगा, डीप ट्यूबवेल बनाना पड़ेगा. Then we may have to go for constructing overhead tanks to supply whole village. And that will give us, and we have to incur lot of cost there. तो इसमें बहुत कॉस्टली इन्वॉल्व होगा. ये बात है. अगर गवर्नमेंट अगर पैसा देना रेडी है, वी आर रेडी टू सर्व द पीपल. एंड यहाँ में जो ब्रेकिंग इनटू पीसेस ना, क्योंकि वो आपका जो ये IRP है, उसको कम्युनिटी बेस में अगर करेगा तो इट हैज़ टू बी बिग प्लांट. और वो इंडिविजुअल बेस में है, जो IRP मीन्स आयरन रिमूवल प्लांट फॉर इंडिविजुअल और एक ग्रुप ऑफ 2-3 फैमिली. वही है सिंपल. आई थिंक उसमें फेलियर बोल के तो नहीं है. अरुणाचल प्रदेश के रोइंग स्थित चिमरी गांव में बना प्राचीन ईंटों का स्मारक आज राज्य सरकार की उपेक्षा की मार झेल रहा है. प्रशासन की अनदेखी के कारण यह स्मारक आज जंगलों में लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है. चिमरी गांव के रहने वाले सागर मेलो बताते हैं कि स्मारक का निर्माण 1228 से 1826 ईस्वी के बीच अहोम साम्राज्य के युग के दौरान किया गया था. इस स्मारक का संबंध भगवान कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन चिंता की बात है कि राज्य सरकार ऐतिहासिक स्मारक को संरक्षित रखने में नाकाम साबित हुई है. सागर के मुताबिक अगर इस जगह की सही ढंग से देखभाल की जाए तो ये प्रदेश के पर्यटक स्थल में शुमार हो सकता है. इसका बारे में तो 2 प्रकार का बोलता है. कोई तो जो आसाम का था, जो अहोम राजा का समय में वो यहाँ ईंटा जलाया था, उसके बाद में हम स्टॉक करके ले गए, इसलिए इसको आधा छोड़ के किया बोलता है. और कोई बोलता है जब श्री कृष्ण रुक्मिणी का मिलन हुआ था तब तो यहाँ आया था बोल के कोई यह बात भी बोलता है. लेकिन असली में है क्या है वो तो किसी को भी पता नहीं है. या अहोम राजा का समय का था या श्री कृष्ण रुक्मिणी बोला वो समय का है ना, ये तो किसी को भी पता नहीं है. तो ये थे चिमरी गांव के निवासी सागर मेलो, और इनका ये मानना है कि ये जो ईटा का जो ये आप एक जमावड़ा एक देख रहे हैं, ये इन बस्ती वालों का, इन गांव वालों का 2 विश्वास है. एक मानते हैं कि जो पुराने ज़माने में
अहोम किंग था, अहोम राजा के समय में इसको बनाया गया है, या फिर यहाँ पर रखकर एक स्टॉक किया जाता था और यहाँ से जगह जगह पर ले जाया जाता था। और दूसरा ये भी मानना है कि जो रिलीजियस बिलीफ है, श्री कृष्णा और रुक्मणी का जो मिलन हुआ था यहाँ पर हुआ था, तो ऐसे में अभी इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हमारे अरुणाचल में एक हिस्ट्रिकल मोनूमेंट बन सकते हैं और जो कि बाहर से जितने भी टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। और इससे दोहरा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनको भी एक नौकरी या फिर एम्प्लॉयमेंट का चांस भी मिल सकता है। तो ऐसे में सरकार का ध्यान इस तरह की चीज़ों पर क्यों नहीं जाता। कैमरामैन हितेश मोरांग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।